नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे, जिसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 को पढ़ेंगे, जिसमें परिभाषाओं के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसकी धारा 2 परिभाषाओं के संबंध में बात करती है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 में क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है, इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है, इस अधिनियम में, यहाँ पे अधिनियम को बोल रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी जो भी दोस्तों इस संदर्भ में जो शब्द दिए गए हैं, जो इनकी डेफिनेशन है, वही हर जगह उनका जो अर्थ है वही लागू होगा। परंतु यदि किसी जगह पे संदर्भ का अर्थ जो है अलग है, अलग रिक्वायरमेंट कर रहा है वहाँ पे उस शब्द के अर्थ की, तो वहाँ पे संदर्भ के अनुसार ही उसका अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, तो यह बताया गया है धारा 2 की उपधारा 1 में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले है दोस्तों जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 है, इसकी उपधारा 1 के खंड ए में क्या बोला गया है? तो इसकी धारा 2 की जो ये धारा 2 है, इसकी उपधारा 1 के खंड ए में न्यायालय को बताया गया है, न्यायालय को परिभाषित किया गया है। यानी कोर्ट क्या है, न्यायालय क्या है। तो न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट तथा वे सभी व्यक्ति जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं, वे सभी इसमें न्यायालय में आते हैं। लेकिन इसमें मध्यस्थ यानी जो आर्बिट्रेटर हैं, वे शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गई न्यायालय यानी कोर्ट की परिभाषा। तो न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आएंगे, यानी सभी जजेस आएंगे, सभी मजिस्ट्रेट्स आएंगे, और वे सभी व्यक्ति आएंगे जो विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं। लेकिन वे व्यक्ति नहीं आएंगे जो मध्यस्थ हैं, यानी आर्बिट्रेटर इसमें शामिल नहीं होंगे न्यायालय में। इसका एग्जाम्पल है, जैसे किसी जमीन का विवाद चल रहा है, तो इस मामले में सिविल जज गवाहों के बयान लेता है, दस्तावेज देखता है, साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे सिविल जज जो है ये गवाहों के बयान लेता है, दस्तावेज देखता है और साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है, क्योंकि यह क्या है, यह न्यायालय का हिस्सा है, यह न्यायालय के अंतर्गत आता है सिविल जज। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें निश्चायक सबूत। जो धारा 2 है दोस्तों, ये अभी धारा 2 की उपधारा 1 के सारे खंड चल रहे हैं, अब ये खंड बी आ गया है इसमें। ठीक है, जिसमें निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ को बताया गया है कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, इसको परिभाषित किया गया है। तो जब इस अधिनियम द्वारा किसी तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, तब न्यायालय उस तथ्य को साबित मान लेगा और उसे ना साबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, तो इस अधिनियम में जब किसी तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, यानी किसी का कंक्लूसिव प्रूफ घोषित कर दिया जाता है, तब न्यायालय उस तथ्य को साबित मान लेगा और उसे ना साबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि किसी स्त्री के विवाह के दौरान बच्चा पैदा होता है, तो कानून उसे पति का ही बच्चा मानता है, अदालत इसे सिद्ध मान लेती है और इसके विपरीत साक्ष्य स्वीकार नहीं करती। इसे ही दोस्तों निश्चायक सबूत यानी कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यदि किसी स्त्री की शादी हुई, अब उसके विवाह के दौरान जो है उसका बच्चा पैदा हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों विवाह के दौरान का मतलब आप समझ रहे हैं कि वे अभी भी शादीशुदा हैं दोनों और एक साथ रहते हैं, यानी उनका तलाक नहीं हुआ है, वे दोनों साथ रह रहे हैं, वे शादीशुदा जीवन में है। ठीक है, वे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में अभी भी। तो यहाँ पे विवाह के दौरान का मतलब ये हो गया। तो कानून उसे पति का ही बच्चा मानता है, अदालत इसे साबित मान लेती है, सिद्ध मान लेती है और इसके विपरीत साक्ष्य स्वीकार नहीं करती। तो यही है दोस्तों निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत जिसे कंक्लूसिव प्रूफ भी कहते हैं। ठीक है, जिसे धारा 2 की उपधारा 1 के खंड बी में बताया गया है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ना साबित।
यानी डिसप्रूव्ड। तो BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड C में ना साबित यानी डिसप्रूव्ड को परिभाषित किया है। दोस्तों एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। तो डिसप्रूव्ड क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? जब न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई तथ्य सच नहीं है या वह इतना असंभव लगता है कि एक समझदार यानी प्रज्ञावान व्यक्ति भी उसे सच नहीं मानेगा, तो उस तथ्य को नासाबित यानी डिसप्रूव्ड कहा जाता है। तो दोस्तों जब न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई तथ्य सच नहीं है, कोई फैक्ट जो है सच नहीं है, या वह इतना असंभव लगता है कि एक जो कोई समझदार व्यक्ति है या जिसे प्रज्ञावान व्यक्ति भी यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, वह व्यक्ति भी उसे सच नहीं मानेगा, तो उस तथ्य को नासाबित यानी उस फैक्ट को डिसप्रूव्ड कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक ही समय पर दिल्ली और मुंबई दोनों जगह था, तो यह बात असंभव है। एक समझदार व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है जिसे यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे प्रज्ञावान शब्द का यूज भी किया गया है दोस्तों, जैसे ऊपर देखा हमने, तो यहाँ पे एक समझदार व्यक्ति यानी प्रज्ञावान व्यक्ति इसे सच नहीं मानेगा, इसलिए अदालत उस बात को नासाबित मान लेगी। ठीक है, यदि दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह कहता है कि मैं एक ही समय पर दिल्ली में भी हूं और मुंबई में भी, दोनों जगह पे एक ही समय में था, तो यह बात क्या है, असंभव सी है बहुत। यहाँ पे यदि कोई समझदार व्यक्ति जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वह भी इसे सच नहीं मानेगा, इसलिए अदालत इस बात को ना साबित मान लेगी यानी डिसप्रूव्ड मान लेगी। ठीक है, तो यह है दोस्तों ना साबित यानी डिसप्रूव्ड। नेक्स्ट है दोस्तों दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। तो दस्तावेज क्या है? दस्तावेज से तात्पर्य किसी भी ऐसे विषय से है जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा लिखा या अंकित किया गया हो और जिसका उपयोग रिकॉर्ड या प्रमाण के रूप में किया जा सके, तो वे कहलाएंगे दोस्तों दस्तावेज। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख, अभिलेख को बोलते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, अभिलेख को इंग्लिश में रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो दस्तावेज से तात्पर्य यह है कि ऐसे किसी भी ऐसे विषय से है जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों से, अंकों से या चिन्हों द्वारा लिखा या अंकित किया जाए और उसका उपयोग रिकॉर्ड या प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, तो वह दस्तावेज कहलाएंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका दृष्टांत देखते हैं, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब इसका दोस्तों दृष्टांत देखेंगे यानी इसका इलस्ट्रेशंस देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है लेख दस्तावेज है। ठीक है, जो लेख है वे दस्तावेज है, यानी यदि किसी कागज पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे पत्र हो गया, आवेदन हो गया, कोई नोट हो गया, तो वह क्या है, दस्तावेज है। दोस्तों यदि किसी कागज पे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कोई भी लेटर हो गया, कोई भी आवेदन हो गया, कोई भी नोट हो गया, तो ये क्या है, ये दस्तावेज है। ठीक है, दूसरा है इसमें मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द जो है वे भी दस्तावेज है। यानी दोस्तों जो भी प्रिंटेड है, जो भी लिथोग्राफ्ट है, शिलामुद्रित दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथोग्राफी, लिथोग्राफ्ट, और जो फोटो चित्रित है यानी जो फोटोग्राफ्ट है, ये सभी दस्तावेज हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों जो ये अभी आपने ऊपर देखा, जो ये मुद्रित है, जो ये शिला मुद्रित है यानी जो लिथोग्राफ्ट है, और जो फोटोग्राफ्ड है यानी फोटो चित्रित है, ये दस्तावेज है। यानी अखबार या किताब में छपे शब्द, पत्थर पर छपे या अंकित शब्द, किसी फोटो में लिखे शब्द, ये सब दस्तावेज माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें बोला गया है मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है यानी जो मैप है और जो प्लान है,
जो प्लान है ये भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएंगे। कोई भी नक्शा हो गया, कोई भी मैप हो गया, कोई भी प्लान हो गया, ये सभी दस्तावेज है क्योंकि इनमें जानकारी अंकित होती है, क्योंकि इसमें जानकारी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। ठीक है, अगर किसी धातु की पट्टी या पत्थर पर कुछ लिखा गया है या गुदा हुआ है तो वह भी दोस्तों दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी दस्तावेज हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जैसा हमने ऊपर देखा था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वे भी दस्तावेज हैं। जैसे ईमेल हो गया, सर्वर लॉग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अभिलेख को बोलते हैं रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में जो सेव डेटा है वह भी दस्तावेज है। मैसेज हो गया, वेबसाइट हो गई, डिजिटल डिवाइस में जो भी संग्रहित वॉइसमेल मैसेज है, तो ये सभी दोस्तों डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, यानी दस्तावेज की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ये हैं सभी दोस्तों दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों साक्ष्य यानी एविडेंस। तो बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ई में दोस्तों, ये अभी बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड चल रहे हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। तो ये ई खंड है, तो इसमें एविडेंस यानी साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। तो साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं मौखिक साक्ष्य, जिन्हें ओरल एविडेंस कहते हैं। ओरल एविडेंस क्या है? सभी कथन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी शामिल है, जिन्हें न्यायालय जो है जांच के अधीन तथ्यों के विषय में अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। तो ऐसे जो कथन है ये मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो सभी कथन को दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनके। तो सभी कथन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी शामिल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो भी इसमें शामिल है। ओरल एविडेंस में सभी कथन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी शामिल है, जिन्हें न्यायालय जांच के अधीन तथ्यों के विषय में अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है। जो न्यायालय है वे तथ्यों के विषय में जो अपने समक्ष है साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है। साक्ष्यों का मतलब है दोस्तों यहाँ पे विटनेस, जो गवाह है, इनके द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या इनसे अपेक्षा करता है। तो जो ऐसे कथन है, जो ऐसे स्टेटमेंट्स है, ये मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, यानी ओरल एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एविडेंस पे जो साक्ष्य है मैंने इस पे वीडियो बनाई है अलग से, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक है, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें दोस्तों। एक तो हो गया साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य, और दूसरा है दोस्तों इसमें दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो दस्तावेजी साक्ष्य क्या है? न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख यानी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं, वे सभी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो प्रस्तुत किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स या जो अभिलेख हैं ये शामिल हैं, ये सभी दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है तथ्य यानी फैक्ट। तो तथ्य से अभिप्रेत है, यानी तथ्य से मतलब है ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या उनका संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या उनका जो संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि जो चीज देखी, सुनी और महसूस की जा सकती है, यानी ऐसी चीज जो सुनी जा सकती है, जो देखी जा सकती है, जो महसूस की जा सकती है। तो ये सभी क्या है? ये तथ्य हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें किसी व्यक्ति की मानसिक दशा जिसका बोध उसे हो, यानी कि किसी व्यक्ति की मन की स्थिति
जैसे उसका इरादा हो गया, उसका इंटेंशन हो गया, उसका ज्ञान हो गया, उसका विश्वास हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, इसकी मानसिक दशा है। ये भी क्या है, तथ्य यानी फैक्ट। फैक्ट। इसका दोस्तों दृष्टांत देखते हैं, इसका इलिस्ट्रेशन समझते हैं। दोस्तों इसके दृष्टांत को समझते हैं, इसके जो इलिस्ट्रेशन इसका दिया हुआ है इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। तो दोस्तों जो बुक में लैंग्वेज दी गई है, इसकी जो परिभाषा दी गई है वे इसी प्रकार से दी गई है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। तो अमुक का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे अमुक को इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेन। सर्टेन यानी निश्चित। निश्चित। तो यह कि अमुक स्थान में, एक निश्चित स्थान में, अमुक क्रम से, एक निश्चित क्रम से अमुक पदार्थ यानी निश्चित पदार्थ व्यवस्थित है, तो यह क्या है, एक फैक्ट है। यानी कि किसी जगह पर चीजें किस तरह से रखी हुई है, यह भी एक तथ्य है दोस्तों। ठीक है, किसी जगह पर चीजें किस तरह से रखी गई है, किस प्रकार से रखी गई है, यह भी दोस्तों एक फैक्ट है, एक तथ्य है। ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है जैसे मेज पर किताब, पेन और मोबाइल एक क्रम में रखे हैं, तो ये क्या है, फैक्ट है यानी तथ्य है। किसी कमरे में कुर्सी के पास चाकू पड़ा है, तथ्य है। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों फैक्ट। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, फैक्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, यह भी एक तथ्य है। किसी व्यक्ति ने कुछ बात सुनी, किसी ने कुछ सुना, या उसने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, तो यह भी दोस्तों फैक्ट की श्रेणी में आएगा, यह भी तथ्य की श्रेणी में आएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ देखता है या सुनता है तो यह भी एक तथ्य माना जाएगा। जैसे एक्स ने वाई को चाकू मारते हुए देखा, तो ये क्या है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। एक्स ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, इसने गोली चलने की आवाज़ सुनी, तो ये क्या है, तथ्य है, एक फैक्ट है। तो यह सब इंद्रियों से महसूस किया गया, इसलिए यह तथ्य है। जैसा दोस्तों हमने ऊपर तथ्य की परिभाषा में पढ़ा था, तो जिसे इंद्रियों से महसूस किया गया है वह तथ्य कहलाएगा, यानी फैक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें दोस्तों दिया गया है यह कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, यह भी एक तथ्य है। यानी कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित शब्द कहा, किसी ने कुछ निश्चित शब्द कहे, यानी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वह भी एक तथ्य है। जैसे आरोपी ने कहा मैंने उसे मार दिया, तो ये क्या है दोस्तों, उसने कुछ कहा, यह फैक्ट है। किसी ने कहा मैं कल वहां गया था, तो यह क्या है, तथ्य है। किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, एक सर्टेन वर्ड कहा, कोई निश्चित शब्द कहे, तो ये क्या है, एक तथ्य है, एक फैक्ट है। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशेष शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, यह भी दोस्तों एक तथ्य माना जाएगा। ठीक है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी अमुक राय रखता है, कोई आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कोई कार्य करता है, या किसी भी विशेष शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयोग कर रहा है, तो यह भी एक तथ्य यानी फैक्ट कहलाएगा। यानी किसी व्यक्ति की मन की स्थिति भी एक तथ्य मानी जाती है। इस पॉइंट को दोस्तों आपने याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति की मन की स्थिति भी एक फैक्ट मानी जाएगी, एक तथ्य मानी जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति की राय, उसका जो ओपिनियन है, इरादा, जो उसका इंटेंशन है, उसने ईमानदारी से काम किया या धोखे से, तो यह भी फैक्ट की श्रेणी में आएगा, यानी तथ्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आरोपी का मारने का इरादा था, तो ये क्या है, फैक्ट है, उसका इरादा है। किसी व्यक्ति ने धोखा देने की नियत से झूठ बोला, अब कपटपूर्वक काम किया ना, दुर्भावनापूर्वक, तो फैक्ट है।
किसी व्यक्ति को डर लग रहा था, तो यह फैक्ट है यानी तथ्य है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, फैक्ट कहलाएंगे। तो फैक्ट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें विवाद्यक तथ्य यानी फैक्ट्स इन इशू। तो विवाद्यक तथ्य क्या है? विवाद्यक तथ्य वे तथ्य हैं जो किसी वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा कथित अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो फैक्ट्स इन इशूज हैं, जो विवाद्यक तथ्य हैं, वे ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी वाद में या किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा जो कथित अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व को या अनस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। जैसे जब कोई पक्षकार न्यायालय में किसी अधिकार या दायित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है, तो जिन तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक होता है वही दोस्तों विवाद्यक तथ्य यानी फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे, वही विवाद्यक तथ्य कहलाते हैं। तो कोई पक्षकार न्यायालय में किसी अधिकार या दायित्व को सिद्ध करने के लिए जो तथ्य प्रस्तुत करता है, तो जिन तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक होता है वही विवाद्यक तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों दृष्टांत देखते हैं। दोस्तों, जो इसका इलिस्ट्रेशन है इसको समझते हैं। क पर ख की हत्या का आरोप है। इस मामले में निम्नलिखित जो तथ्य हैं वे विवाद्यक तथ्य हो सकते हैं। तो क नाम का कोई व्यक्ति है, इस पर ख की हत्या करने का जो है आरोप लगा है। ठीक है, तो इस मामले में विवाद्यक तथ्य क्या क्या हो सकते हैं? जैसे यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की, पहला विवाद्यक तथ्य। दूसरा, यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, ये दूसरा इसका विवाद्यक तथ्य है। तीसरा, यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था। तो क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। और चौथा इसमें यह कि ख की मृत्यु करते समय क जो है चित्त विकृति यानी पागलपन के कारण जो अपने कार्य है जो कर रहा है इसकी प्रकृति जानने में असमर्थ था। तो दोस्तों ये विवाद्यक तथ्य हैं यानी फैक्ट्स इन इशू हैं इस संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों उपधारणा कर सकेगा यानी मे प्रिज्यूम। तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या है? जहां इस अधिनियम में यह कहा गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। दोस्तों शब्दों पे ध्यान रखना, यहाँ पे मे प्रिज्यूम है यानी उपधारणा कर सकेगा। वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित न कर दिया जाए या उसके प्रमाण की मांग कर सकेगा। तो उपधारणा कर सकेगा यानी मे प्रिज्यूम की परिभाषा क्या है? जहां इस अधिनियम में, जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह कहा गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित न कर दिया जाए, जब तक कि वह तथ्य जो है ना साबित न कर दिया जाए या उसके जो प्रमाण है उसकी मांग कर सकेगा। तो यही है दोस्तों मे प्रिज्यूम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि किसी व्यक्ति के पास हाल ही में चोरी की संपत्ति पाई जाती है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि वह चोरी की संपत्ति है जब तक कि वह उसका उचित स्पष्टीकरण न दे। ए नाम का कोई व्यक्ति है दोस्तों, यदि हाल ही में उसके पास कोई चोरी की गई संपत्ति पाई जाती है तो न्यायालय जो है ये उपधारणा कर सकेगा, यानी जो न्यायालय है वह ये प्रिज्यूम कर सकेगा कि वह चोरी की संपत्ति जो ए के पास गई है वो चोरी की संपत्ति है जब तक कि वह इसका उचित स्पष्टीकरण न दे दे। जब तक कि ये ए नाम का व्यक्ति इसका स्पष्टीकरण न दे दे ये जो उसके पास संपत्ति है ये चोरी की नहीं है, तो तब तक जो है
न्यायालय यही मानेगा कि जो उसके पास संपत्ति पाई गई है वह चोरी की संपत्ति है। ठीक है, यही है दोस्तों मे प्रिज्यूम। इस परिभाषा को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड। तो साबित नहीं हुआ की क्या परिभाषा है? कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित हुआ हो और न ही ना साबित हुआ हो, तो यह कहलाएगा साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड। तो कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट साबित नहीं हुआ कहा जाएगा जब वह न तो साबित हुआ हो और न ही ना साबित हुआ हो। ठीक है, तो यह परिभाषा है दोस्तों नॉट प्रूव्ड की, यानी साबित नहीं हुआ की परिभाषा यह है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि ए बी पर चोरी का आरोप लगाता है लेकिन अदालत में ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता जिससे यह साबित हो कि बी ने चोरी की है और न ही यह साबित होता है कि उसने चोरी नहीं की, तो यह तथ्य साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड कहलाता है। ठीक है, ए और बी नाम के दोस्तों दो व्यक्ति हैं। अब ए नाम का जो ये व्यक्ति है बी नाम पर चोरी का इल्जाम लगाता है, ये इस पे चोरी का आरोप लगाता है, लेकिन अदालत में ऐसा कोई भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि बी ने चोरी की है, और न ही यह साबित हुआ कि बी है इसने चोरी नहीं की। तो ये जो तथ्य है, जो ये फैक्ट है, इसे कहेंगे साबित नहीं हुआ यानी नॉट प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है साबित यानी प्रूव्ड। तो प्रूव्ड की क्या परिभाषा है, साबित की क्या परिभाषा है? जब न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्यों को देखकर यह मान ले कि कोई तथ्य वास्तव में मौजूद है या उसका अस्तित्व इतना संभव लगता है कि एक समझदार यानी जो प्रज्ञावान व्यक्ति भी उस पर विश्वास करके कार्य करेगा, तब वह तथ्य साबित कहा जाता है। तो दोस्तों जो न्यायालय है, जब न्यायालय प्रस्तुत साक्ष्यों को देखकर, जो न्यायालय के सामने साक्ष्य प्रस्तुत है, उनको देखकर यह मान ले कि कोई तथ्य वास्तव में मौजूद है या उसका अस्तित्व इतना संभव लगता है कि कोई भी समझदार या प्रज्ञावान व्यक्ति उस पर विश्वास करके कार्य करेगा, तो कहा जाएगा वह जो तथ्य है वह साबित कहा जाता है, वो जो फैक्ट है वह कहा जाएगा कि वह साबित है यानी प्रूव्ड है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ए पर बी की हत्या करने का आरोप है। यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहों की गवाही तथा अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि ए ने बी की हत्या की है, तो यह जो तथ्य है यह साबित यानी प्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। अब ए पर इस बी नाम के व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा है। अब यदि न्यायालय के सामने जो सबूत प्रस्तुत है या जो गवाह हैं उसके सामने, तो उनकी जो गवाही है या जो अदर साक्ष्य हैं, जो अदर एविडेंस है, इस पे विचार करने के बाद यदि जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसको विश्वास हो जाए कि ए ने बी की हत्या की है, तो ये जो तथ्य है, जो ये फैक्ट है, यह साबित यानी प्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है, इसे ही कहेंगे दोस्तों साबित यानी प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सुसंगत यानी रेलेवेंट। दोस्तों ये फैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट। तो सुसंगत यानी रेलेवेंट की क्या परिभाषा है? जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार जुड़ा हो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह उस दूसरे तथ्य से किसी भी प्रकार संबंधित हो, तब उसे सुसंगत कहा जाता है। यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहेंगे इसे इंग्लिश में, इसे कहेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से, यानी जब एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से इस प्रकार जुड़ा हो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पे अधिनियम किसे बोल रहा है? जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, अधिनियम से यहाँ पे मतलब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा है कि इस अधिनियम के अनुसार
इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह उस दूसरे तथ्य से किसी भी प्रकार संबंधित हो तब उसे सुसंगत कहा जाता है, यानी रेलेवेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि एक्स पर वाई की हत्या का आरोप है और यह सिद्ध हो कि हत्या से कुछ समय पहले एक्स और वाई के बीच गंभीर झगड़ा हुआ, तो यह झगड़े का जो तथ्य है यह हत्या के मुख्य तथ्य से संबंधित होने के कारण इसे सुसंगत माना जाएगा, यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट इसे माना जाएगा। तो एक्स और वाई नाम के दोस्तों दो व्यक्ति है। अब इस एक्स नाम के व्यक्ति पर इस वाई की हत्या का आरोप है और यह सिद्ध हो जाता है कि हत्या से कुछ समय पहले एक्स और वाई के बीच जो है गंभीर झगड़ा हुआ। तो ये जो झगड़े का जो तथ्य है, जो ये झगड़े का फैक्ट है, यह हत्या के मुख्य तथ्य से संबंधित होने के कारण सुसंगत माना जाएगा, यानी इससे रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों सुसंगत, सुसंगत यानी रेलेवेंट, रेलेवेंट। नेक्स्ट है दोस्तों उपधारणा करेगा, उपधारणा करेगा यानी सेल्फ प्रिज्यूम। ऊपर दोस्तों जैसे हमने ऊपर देखा था, एक था उसमें उपधारणा कर सकेगा, कर सकेगा, और ये है उपधारणा करेगा। वो था दोस्तों मे प्रिज्यूम और ये है सेल्फ प्रिज्यूम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उपधारणा करेगा यानी सेल्फ प्रिज्यूम, इसकी क्या परिभाषा है? जहां इस अधिनियम में यह कहा गया है, यानी कि जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह कहा गया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि उसे न साबित नहीं कर दिया जाता। तो यह परिभाषा है दोस्तों उपधारणा करेगा की, यानी सेल्फ प्रिज्यूम। तो इस अधिनियम में यह कहा गया है कि न्यायालय यानी कोर्ट किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को जो है साबित मानेगा। ठीक है, तो जब तक कि उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता। तो यही है दोस्तों उपधारणा करेगा यानी सेल्फ प्रिज्यूम की परिभाषा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है, जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु के हाल ही में कब्जे में पाया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वही व्यक्ति चोर है जब तक कि वह इसके विपरीत सिद्ध न कर दे, जब तक कि वह इसको ना साबित न कर दे, ना साबित न कर दे। तो कोई व्यक्ति है ए नाम का, अब कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु के हाल ही में कब्जे में पाया जाता है। अब चोरी तो हाल ही कब्जे में ए पाया जाता है, तो जो न्यायालय है वह उपधारणा करेगा कि वही व्यक्ति चोर है जब तक कि वह जो ए नाम का व्यक्ति है यह इसको ना साबित न कर दे। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों सेल्फ प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है दोस्तों धारा 2 की उपधारा 2। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के सभी खंड जो पढ़े, जो एल तक हमने खंड पढ़े। अब है दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में क्या बताया गया है? इस अधिनियम में प्रयुक्त वे शब्द और पद जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित किए गए हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यह बताया गया है धारा 2 की उपधारा 2 में, यानी इस अधिनियम में, इस अधिनियम का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयुक्त वे शब्द और पद जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु जिन्हें जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता में जो परिभाषित किए गए हैं, तो उनका वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह बताया गया है धारा 2 की उपधारा 2 में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 जिसमें परिभाषाओं के संबंध में बात की गई है।
मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।